मेरा नाम जैक है। मैं वर्तमान समय में अपने कंप्यूटर के साथ एक कॉफ़ी शॉप की दुकान में यह घटना लिख रहा हूँ जो अभी आप सुन रहे हैं। मैं अपने घर वापस जाने से डरता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरे घर को मेरा आना पसंद नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं 20 साल का हूँ और मेरे पिता का हाल ही में फेफड़ों के कैंसर के कारण निधन हो गया है। अपनी वसीयत के नाम पर उन्होंने मेरे लिए घर छोड़ दिया है। यह घर काफ़ी पुराना था, शायद मेरे पिताजी से भी पहले का। वह घर जंगलों से घिरा हुआ था। इस घर से शहर 7 किलोमीटर की दूरी पर था, जो थोड़ी असुविधा है, लेकिन यह फिर भी ठीक है। अब घर में जाने के लिए मेरे सभी सामानों को प्राप्त करने में 1 सप्ताह का समय लगा। मैं आखिरकार इस घर में रहने के लिए बहुत उत्साहित था, जिसे मैं अब अपना घर कह सकता था। एक बार जब मैं पूरी तरह से शिफ्ट हो गया था तो मैं अपने घर को काफ़ी गौर से देख रहा था। मैं हर कोने में जाता और कुछ नया खोजने की कोशिश करता कि कुछ तो नया मिले देखने के लिए। मैं आप सभी को बता दूं, इस घर में मैं पहली बार आया हूं, क्योंकि यह घर शहर से काफ़ी दूर है। तो मैं और मेरे पिताजी हम शहर में ही एक किराए के घर में रहते थे। मैं अपने नए घर में यहाँ वहाँ घूम रहा था और सब कुछ अच्छा लग रहा था शुरू में। जब पूरे दिन की थकान से मुझे नींद आने लगी तो मैं सोने के लिए चला गया। बाद में उस रात मैं 2 बजे उठा और तभी मैं हिलना चाहता था, पर मैं खुद को हिलाने में सक्षम नहीं था। मैंने फिर से उठने की पूरी कोशिश की। आखिरकार मैंने कोशिश करना बंद कर दिया। यह बेकार था और अचानक मैंने अपने बिस्तर के नीचे से कुछ उभरते हुए देखा। बस पहली बार में सिर, फिर तभी शरीर का अधिक हिस्सा भी दिखाई दे रहा था। अरे रुको, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूं। ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा इजी ऐप नहीं देखा जहां पे चुटकी में पैसे कमा सकते हो। जी हाँ, ऐप का नाम है गेम्जी ऐप। यहाँ फैंटेसी क्रिकेट के साथ रमी, पोकर और इजी गेम्स जैसे लूडो, कैरम खेल के 5 मिनट में पेटीएम या बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हो, वो भी डायरेक्ट। और यहाँ हर दिन चलते हैं रमी और पोकर के टूर्नामेंट, जहाँ पे खेल कर आप कमा सकते हो फ्री के पैसे। और भाई यहाँ पे वेटिंग टाइम ऑलमोस्ट 0 है, यानी आपको खेलने के लिए ओपोनेंट फटाक से मिल जाते हैं। चाहे रमी खेलो या लूडो, पैसे ही पैसे हैं। ये नहीं, इस ऐप को एंडोर्स करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम का धमाकेदार बल्लेबाज केएल राहुल, यानी ट्रस्टेड ऐप है। फैंटेसी क्रिकेट में तो कम से कम एंट्री फीस है यहाँ। और रुको भाई, असली बात तो यह है कि आपको यहाँ मिलेगा 15,250 रुपये बोनस साइनअप पे, 200 रुपये 100 के डिपॉजिट पर। कोड है गेमजी 300। लेकिन हाँ, ऐप डाउनलोड करते वक्त नीचे दिए गए लिंक से ही डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको मिलेगा एक्स्ट्रा ऑफर टाइम टू टाइम। यह बताना मुश्किल है कि यह चीज़ कैसी दिखती है। यह दिखने में इंसान जैसा ही लग रहा था और वह 6 फीट लंबा मेरे सामने खड़ा था। लगभग छत को छू रहा था उसका शरीर। अब मैं इस पर घबरा रहा था। मैंने हिलने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन मैं बस नहीं कर सका। यह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। जो कुछ भी यह था बहुत खौफनाक था। थोड़ी देर बाद उसके हाथ ने मेरा पैर पकड़ लिया और धीरे धीरे मेरा पैर बेड से बाहर निकालने लगा और धीरे धीरे मेरा पैर खींचने लगा। अंत तक यह मेरे शरीर को पूरी तरह से बिस्तर से बाहर खींच लिया था और मेरी आंखें फिर से बंद हो गई थी। एक बार जब मैंने उन्हें फिर से खोला तो मैं आगे बढ़ सकता था, लेकिन सब कुछ अजीब सा था। मैं फर्श पर था। 1 घंटा भयभीत होने के बाद मैं बिस्तर पर वापस आ गया और खुद को चादर में छिपा लिया जब तक कि सूरज नहीं आ गया। और तब तक यह वक्त सालों की तरह महसूस हुआ। जब काफ़ी वक्त इंतजार करने के बाद देखा कि सूरज निकल गया है, तो मैं धीरे धीरे बिस्तर से बाहर निकल गया और कमरे में सब कुछ जांचा। मैं अपने बिस्तर की ओर देख रहा था, तब मुझे कुछ दिखाई दिया। यह मेरे बिस्तर के पैर पर एक खरोच थी, बस जहां वह चीज़ थी। मैंने बाकी का दिन घूमते हुए बिताया और पास के शहर में चला गया और दिन के समय के लिए वहां रहा था। मैं उस घर में वापस जाने के लिए डर गया था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे सोने के लिए वहां वापस जाना होगा, इसलिए मैं अपने घर वापस जाना शुरू कर दिया। मैं आखिरकार 10-15 मिनट की सफ़र के बाद आ गया। मैं वहां पहुंचा और सोने चला गया। मैं डर गया था कि इस रात क्या होने वाला है,
लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उस रात सब कुछ सामान्य था। कम से कम यह तो मैंने नहीं सोचा था। एक बार फिर मैं जाग गया था। लगभग 8 बजे मैं काम पर जाने के लिए कपड़े पहन ही रहा था और तब मैंने इसे देखा। कोठरी की दीवार पर खून से लिखा था, जाओ यहाँ से। ऑफिस का काम ना करने के लिए बीमार होने का बहाना करके ऑफिस में कॉल करने का फैसला किया मैंने। दोस्तों, यही अभी तक हुआ है। मैं अभी भी कॉफ़ी शॉप पर हूँ और घर वापस जाने से डरता हूँ। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मैं क्या करूँ? दोस्तों, यह कहानी मुझे रेडिट वेबसाइट से मिली है। मैं आप सभी को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप रेडिट वेबसाइट पर जाकर इस कहानी को पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि यह कहानी बिल्कुल रियल है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप सभी को आज की दूसरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी और आप दहल उठोगे। कहानी रमेश और सुरेश की है। इनका नई जगह जाना इनके लिए काल बन गया था। मसूरी जाने के बाद परेशानियों का पहाड़ सा टूट गया था। एक एक करके परेशानियां बढ़े ही जा रही थी। उसके बाद से जीना मुश्किल ही नहीं, डरावना भी हो गया था। उस जगह जाना उनकी जिंदगी को मौत की ओर ले गया था। आइए सुनते हैं कहानी सुरेश की जुबानी। मेरा नाम सुरेश है। मैं और मेरा भाई रमेश नए घर में जाने को उत्साहित थे, पर रमेश के वहां जाने से रमेश जीते जी मर ही गया था। तो आओ आज आपको भी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी मसूरी की है। मैं और मेरा भाई रमेश नया घर लेकर बहुत खुश थे। रमेश जल्द से जल्द हमारे नए घर में जाना चाहता था। रमेश मुझसे कहता है, अरे मेरे भाई, मैं सोच रहा हूँ अपने मसूरी वाले घर में रहने चला जाऊँ। क्या बोलता है तू, चलेगा मेरे साथ? मैंने कहा, नहीं भाई, अभी नहीं। मैं कुछ और दिन यहाँ पुराने घर रहूँगा। तू अपने परिवार को लेके कुछ दिनों में वहाँ के लिए निकल जा। रमेश बोला, हाँ हाँ, मैं बहुत दिनों से वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगा तू भी चलेगा, पर कोई बात नहीं, मैं अपनी बीवी को लेके जाता हूँ। मैंने कहा, हाँ ठीक है, जा, पर नई जगह है, ध्यान से जाना। वो बोला, हाँ हाँ भाई, ध्यान दूंगा मैं। मैंने कहा, हाँ भाई। रमेश ने अगले ही दिन जाने की तैयारी कर ली। अगले दिन सुबह जब मेरी आंख खुली, तब तक रमेश और मेरी भाभी नए घर जाने के लिए निकल चुके थे। मैंने फ़ोन किया और उनसे पूछा, कहाँ पहुँचे हो, कब तक पहुँच जाओगे भाभी को लेके? रमेश बोला, 2-2.5 घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है, और फ़ोन रख दिया। मुझे उसे अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। अगर मैं उसके साथ गया होता तो शायद आज उसके साथ इतना बड़ा डरावना हादसा नहीं होता। कुछ घंटों के बाद वो दोनों वहां पहुंच गए। वहां जाकर वो दोनों काफी खुश थे। हमारा घर काफी बड़ा और सुंदर था। दोनों नए घर जाके बहुत खुश थे। भाभी सारा सामान रख रही थी और घर को साफ कर रही थी। भाभी ने रमेश को कहा, रात होने वाली है, जाओ कोई भाजी तरकारी लेके आओ। भूखे सोने का इरादा है क्या? रमेश मुस्कुराते हुए बोला, जा रहा हूँ। आज तो यहाँ आने की खुशी में पनीर बनेगा, मैं पनीर लेकर आता हूँ। तब तक तुम सामान उठाकर रखो और घर को सजा दो। इतना बोल रमेश पनीर लेने बाजार की ओर चला गया। बाजार के रास्ते में रमेश को एक फूलों का बगीचा दिखा। वो बगीचा इतना सुंदर था कि उसे देखने के बाद रमेश बगीचे की तरफ चला गया। काफ़ी देर तक फूलों को देखते हुए वो भूल गया कि उसे पनीर लेना है। जब उसे याद आया कि अरे मैं तो सामान लेने आया था, तब तक थोड़ी थोड़ी रात हो चुकी थी। रात के 8-8:15 हो रहे होंगे। वो भागकर दुकानों की तरफ जाने लगा, पर उसने देखा कि ज़्यादातर दुकानें बंद हैं। ये बात रमेश को काफ़ी अजीब लग रही थी। तभी रमेश ने देखा यहाँ से कुछ दूर एक दुकान है और वो दुकान भी बंद ही होने वाली थी। रमेश ने सोचा, मैं वहाँ जाता हूँ, शायद मुझे वहाँ पनीर मिल जाए। रमेश जा ही रहा था कि उसने देखा वो दुकानदार दुकान बंद कर रहा है। वो दौड़कर वहां गया और बोला, रुको भाई, मुझे कुछ सामान लेना है। दुकानदार बोला, अरे ओ भाई, नए आए लगते हो यहाँ, 8 के बाद सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, जाओ जाओ, कुछ नहीं मिलेगा अब। रमेश बोला, ऐसा क्या होता है यहाँ 8 बजे? रमेश बोला, ऐसा क्या होता है यहाँ 8 बजे जो सब लोग दुकान बंद करके बैठे हैं? दुकानदार बोला, रात 8 बजे के बाद यहाँ आसपास अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं।
लोग डर के मारे अपनी दुकान बंद करके अपने घरों में चले जाते हैं। मुझे भी जाने दो, कल आना सामान लेने। अरे ओ भाई, घर में खाने को भाजी तरकारी नहीं है, बस 2 मिनट की बात है, दे दो ना भाजी और बाकी सामान। अरे भाई, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? जाने दो मुझे, मैं दिल का मरीज हूँ, सदमा बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। मेरा परिवार कौन संभालेगा अगर मुझे कुछ हो गया तो? रमेश बोला, अरे भाई, ऐसे अशुभ बातें मत कहो, दिया बत्ती का समय है, अच्छी अच्छी बातें करो और मुझे कुछ सामान दे दो, बस मैं चला जाऊंगा। दुकानदार गुस्से में बोला, एक बार बोला समझ नहीं आता है क्या? चले जाओ यहाँ से, कुछ भी नहीं मिलेगा। रमेश बोला, ये क्या बात हुई भाई? अगर कोई सामान लेने आएगा तो ग्राहक को ऐसे कौन भगाता है? हम यहाँ आज ही आए हैं, हमें यहाँ के तौर तरीके के बारे में पता नहीं है। आज दे दो, कल से हम सही समय में आएंगे। कम से कम पनीर दे दो, आज वो खाने का मन है। अपनी बीवी से वादा करके आया हूँ, आज पनीर खाएंगे। अगर पनीर लेकर नहीं गया तो बीवी जान खा जाएगी। दुकानदार बोला, भाई तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? अब मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो, चले जाओ यहाँ से, कल सुबह आना। दुकान वाले के ये बर्ताव देख रमेश गुस्सा हो गया और बोला, थोड़ा तमीज सीख लो, काम आएगा। इतना बोलो वहां से चला गया। कुछ दूर चलने के बाद वो दुकानदार की बात सोचने लगा कि 8 के बाद यहाँ सब बंद क्यों हो जाता है, सब अपने अपने घरों में क्यों चले जाते हैं। रमेश ये सोचते ही जा रहा था कि उसे ऐसा लगा मेरे बगल से कोई गुजरा। वो जब यहाँ से वहां देखने लगा तो उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वो इसे अपना भ्रम समझकर घर चला गया। घर जाने के बाद भाभी ने पूछा, ले आए पनीर? भूख लग रही है, अब खाना बनाते हैं और खाते हैं। पर रमेश मुंह लटकाए कहता है, नहीं, ये देखो झोला, मैं खाली हाथ लौट कर आया हूँ। भाभी ने कहा, पनीर कहाँ है और इतनी देर से कहाँ थे तुम? रमेश ने दुकानदार और उसके बीच की सारी बातें बताई। ये सुन भाभी बोली, हमारे पास कुछ बिस्कुट और चिप्स हैं, आज वही खा के रात गुजार लेते हैं, कल सारा सामान लेके आएंगे। रमेश मुंह लटकाए कहता है, हाँ ठीक है, और कोई चारा भी तो नहीं है। दोनों बिस्किट और चिप्स खा के रात गुजारने को मान गए। बिस्किट और चिप्स खाने के बाद वो दोनों सोने चले गए। सोते सोते 11:15 हो गया। उनके सोने की कुछ देर बाद उनके दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी और दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा। आवाज सुन के भाभी बोली, जाओ जरा देखो कौन है इतनी रात को, सोने नहीं देंगे चैन से। रमेश बोला, जाओ तुम ही देखाओ, मैं नहीं उठूंगा। भाभी चिड़चिड़े मन से उठ के गई और दरवाजा खोलने से पहले ही बड़बड़ करने लगी, इतनी रात को कौन है? समझता नहीं है क्या हम थके हुए हैं, सोने नहीं देंगे चैन से। दरवाजा खोलने के बाद भाभी देखती हैं वहां कोई नहीं है। भाभी दरवाजे से यहाँ वहां देखने लगी पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। भाभी और गुस्से में आ जाती हैं, एक तो मैंने खाया नहीं है, ऊपर से यहाँ के लोग रात में दरवाजा पीट के गायब हो जा रहे हैं। भाभी दरवाजा बंद करने लगी। वो दरवाजा बंद कर ही रही थी कि उनकी नजर जमीन पे पड़ी। वो एक बड़ा सा थैला ऐसे जमीन पर पड़ा देख काफी हैरान हो गई। उन्होंने सोचा ये कहाँ से आया। थैला उठाकर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और घर में आकर उन्होंने थैला खोला तो देखा उसमें पनीर और बाकी सब्जियां रखी हुई हैं। भाभी यह सब देख अजीब महसूस कर रही थी पर नींद में होने के कारण उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं और उस थैले को सोफा पर रख के अंदर सोने चली गई। अगले दिन सुबह जब रमेश की आंख खुली तो भूख के मारे उसकी जान ही जा रही थी। कई घंटों से उसने कुछ खाया नहीं था और अब उसका पेट भूख से तड़प रहा था। वो बेड से उठा और भाभी को बोला, मैं सामान लेने जा रहा हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, तुम जल्द से जल्द कुछ बनाओ, मैं कुछ देर में खाने का सामान लेके आता हूँ। इतना बोलकर रमेश घर से निकल गया। वो कुछ दूर गया ही था कि पीछे से भाभी ने आवाज दिया, अजी सुनो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खाने का सारा सामान यहीं पड़ा हुआ है। रमेश ये सुनकर काफी खुश हो गया। वो वापस घर आया और बोला, जल्दी कुछ खाने को बनाओ, भूख लगी है। भाभी ने कहा, हाँ हाँ बना ही रही हूँ, कुछ देर इंतजार करो, मैं खाना लेकर आती हूँ। रमेश ने सोचा जब तक खाना बन रहा है मैं मुंह हाथ धो लेता हूँ और थोड़ा बाहर का माहौल देख आता हूँ। रमेश मुंह हाथ धोकर घर के आसपास घूमने लगा। वो चल रहा था तभी उसे कुछ फूलों की खुशबू आई। वो उस खुशबू की तरफ बढ़ने लगा। रमेश को बचपन से फूलों का बहुत शौक था। उसे फूल बहुत ज्यादा पसंद था और फूलों की खुशबू से वो अपने आप को वहां जाने से रोक ना सका। वहां जाकर वो फूलों के बगीचे को देखता रह गया
और काफी देर वहीं बैठा रह गया। सुबह से दोपहर हो गई पर वो अभी तक वहीं बैठा हुआ था और वहां फूलों के बीच बैठने के बाद ना उसे खाना याद था ना पानी। वो कल से भूखा था पर वहां जाने के बाद वो सब कुछ भूल गया। सुबह से दोपहर हो गई और रमेश घर नहीं आया। इस वजह से भाभी काफी परेशान हो गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रमेश आखिर सुबह से गए कहाँ हैं और अब तक वापस नहीं आए। वो भैया को ढूंढने घर से बाहर निकल आई। वो कुछ ही दूर चली ही थी कि उन्हें रमेश सड़क के उस पार कुछ फूलों के बगीचे के पास बैठा हुआ दिखाई दिया। भाभी हैरान हो गई कि इतनी कड़कड़ाती धूप में ये ऐसे बैठकर कर क्या रहे हैं। भाभी सड़क के इस पार से अजी सुनते हो कहने लगी पर रमेश कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो भाभी खुद ही सड़क के उस पार गई और बोली, कब से आवाज दे रही हूँ, सुन क्यों नहीं रहे हो आप? पर रमेश इतना बोलने के बाद भी कुछ बोल नहीं रहा था। तो भाभी ने रमेश के कंधे पर हाथ रखा और हाथ रखते ही रमेश अचानक से बोला, अरे इतनी धूप में तुम यहाँ क्या कर रही हो और मैं यहाँ कब आया? चलो घर में चलो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या कितनी धूप है? चलो घर में। भाभी को लगा डांट से बचने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं ताकि मैं इन्हें डांटू नहीं। भाभी ने भी मस्ती में कहा, मैं ही यहाँ इतनी धूप में सुबह से दोपहर तक बैठी थी, घर का सारा काम तो आप ही कर रहे थे ना। रमेश ने ज्यादा कुछ ना कहते हुए कहा, चलो भूख लगी है और यहाँ काफी धूप है। फिर वो दोनों घर आ गए। घर आने के बाद भाभी ने रमेश को कहा, हाथ पैर धुल कर आओ, मैं खाने की थाली लेकर आती हूँ। रमेश हाथ धुलकर बैठ गया। भाभी खाना लेकर आई और रमेश खाने लगा। रमेश ने कुछ निवाले खाए ही थे कि उसकी नजर एक बड़े से थैले पर पड़ी। रमेश खाते खाते पूछा, इसमें क्या रखा है? ये हम अपने साथ तो नहीं लाए थे ना? भाभी ने कहा, नहीं, ये हम लेकर नहीं आए थे, इसमें भाजियां और खाने का बाकी सामान है। रमेश इतने बड़े थैले को देखकर बोला, अरे वाह भाई वाह, तुम इतना सारा सामान और इतना बड़ा थैला अकेले बाजार से लेकर आई हो। इतना वजन उठाना तो मेरे भी बस की नहीं है। रमेश की ये बातें सुनकर भाभी बोली, नहीं, ये मैं लेकर नहीं आई हूँ। रमेश बोला, अच्छा किसी और से मंगवाया है क्या? मुझे लगा तुम लाई हो। यहाँ आते ही तुमने जान पहचान बना ली, क्या बात है? भाभी चिल्लाते हुए बोली, नहीं, आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो मैं लेकर आई हूँ और ना तो किसी और ने मेरे लिए ये बड़ा सा थैला लाया है। दरअसल कल रात में जब कोई हमारा दरवाजा पीट रहा था तब मैं दरवाजा खोलने उठी थी। जब मैंने दरवाजा खोला तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर हमारे घर के बाहर ये बड़ा सा थैला रखा हुआ था। भाभी की ये बातें सुनकर रमेश ने जो निवाला मुंह में डाला था उसे थूक दिया और बोला, अरे पागल हो गई है क्या? पता नहीं किसने क्या रख दिया हमारे घर के बाहर और तुम उसे अपने घर में उठा लाई। हटाओ ये खाना मेरे सामने से और फेंक आओ ये सारा सामान, पता नहीं किसने क्या दिया है। भाभी बोली, मैंने सुबह सुबह ये सारा सामान देखा, इसमें कुछ भी नहीं है, ये हम खा सकते हैं। पर रमेश भाभी की एक बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने कहा, मैं अभी सारा सामान फेंकने जा रहा हूँ, हम किसी पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ नए हैं, हो सकता है कोई हमें बेहोशी की दवा देकर लूटना चाहता हो। रमेश थैला उठाने जा रहा था, तभी भाभी बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सुबह ही खाना चखा था, मैं अब तक ठीक हूँ, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ है। और हो सकता है कल जिस दुकान वाले से आपकी लड़ाई हुई थी ये सारा सामान वही छोड़ गया होगा, उसे बाद में पछतावा हो रहा होगा, इसलिए वो रात में घर के बाहर ये सब छोड़ गया होगा। भाभी की ये बात सुनकर रमेश सोच में पड़ गया। हाँ, बात तो सही है, शायद उसी ने यह सारा सामान हमारे लिए छोड़ा हो और मेरे गुस्से से डर रहा होगा, इसलिए सामान छोड़कर चला गया हो। रमेश और भाभी को लगने लगा उस दुकानदार ने ही ये सारा सामान यहाँ रखा होगा। रमेश इसके बाद एक बार फिर से खाने बैठ गया। शाम को करीब 6:30 बजे रमेश ने भाभी से कहा, अरे कुछ पैसे दोगी? जाऊं मैं उस दुकानदार को उसके सामान के पैसे दे आऊं और हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद भी बोलता आऊं। भाभी ने कहा, हाँ ये लो 1000 रुपये, जो उसके बनते हों वो दे आओ और कुछ सामान है मैं उसकी लिस्ट दे रही हूँ, आते हुए उसे लेते आना। रमेश ने कहा, हाँ 2 लेकर आ जाऊंगा। रमेश घर से निकल गया और जाते हुए उसने फिर से एक बार उन्हीं फूलों के बगीचे को देखा। उसका मन तो वहीं रुकने का कर रहा था, पर उसे याद आया कि 8 बजे के बाद यहाँ सब कुछ बंद हो जाता है। इसी वजह से उसने रुकना सही नहीं समझा और बाजार की तरफ चल बढ़ा। वहां पहुंचते ही उसने लिस्ट में लिखी हुई सारी चीजें खरीद ली और आसपास के लोगों को अपने बारे में बताकर जान पहचान बढ़ाने लगा।
सारा सामान लेने के बाद वो उसी दुकानदार के पास गया जिससे कल रात उसकी बहस हुई थी। रमेश वहां जाकर बोला, अरे भाई मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा था, पर तुम तो काफी अच्छे इंसान निकले। आधी रात में मेरे घर सामान लेकर आ गए मेरी मदद करने के लिए। दुकानदार रमेश की बातें सुनकर अचंभे में पड़ गया। दुकानदार ने कहा, मैंने कोई सामान तुम्हारे घर नहीं पहुंचाया है, मुझे तो तुम्हारा घर भी नहीं पता है कहाँ है। रमेश बोला, ऐसे कैसे नहीं पता भाई, मैं सड़क के उस पार रहता हूँ और कल रात में तुम मेरे घर आए थे और काफी बड़ा थैला भर कर सामान छोड़ गए थे। मैं तो उस सामान के पैसे देने आया था और धन्यवाद कहने आया था, पर तुम तो आज भी कल की तरह भड़क रहे हो। दुकानदार ने एक बार फिर कहा, मैं नहीं आया था तुम्हारे घर, चले जाओ यहाँ से। तभी एक आदमी आया और बोला, अरे भैया क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें, जाओ यहाँ से, कौन हो तुम और क्या परेशानी है तुम्हें। तब रमेश ने कहा, भैया कल ये मेरे घर सामान छोड़ कर गया और आज जब मैं पैसे देने आया हूँ तो मुझे भगा रहा है। उस आदमी ने रमेश से पूछा, लगता है नए आए हो तुम, अकेले नहीं हो जिसके साथ ऐसा हुआ है, और भी बहुत लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो चुका है। रमेश कुछ भी समझ नहीं रहा था। उसने कहा, ये लो तुम्हारे सामान के पैसे और अब सड़क के उस पार मेरे घर मत आना। सड़क के उस पार बोलते ही वो आदमी चौंक उठा और बोला, सड़क के उस पार फूलों के बगीचे से कुछ दूर वाला वो सफेद घर तुम्हारा ही है क्या? रमेश ने कहा, हाँ मेरा ही है। रमेश की ये बात सुनकर दुकानदार और आसपास के सभी लोग खौफ में आ गए और सब जल्दी जल्दी में यहाँ वहाँ जाने लगे। दुकानदार ने कड़क होके बोला, चले जाओ यहाँ से और आज के बाद यहाँ आना मत। वहाँ के लोगों का ऐसा बर्ताव देखकर रमेश वहाँ से घर की ओर निकल गया। घर जाते जाते रात हो चुकी थी। रमेश सड़क पर अकेला चल रहा था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर पर घर था, पर रमेश के मन में अब तक यही चल रहा था कि ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ। तभी एक बार फिर से फूलों की खुशबू आनी शुरू हो गई। रमेश का ध्यान एक बार फिर उन फूलों की तरफ जा रहा था। रमेश अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो अपने मन को रोक नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था उसे कोई अपनी तरफ खींच रहा हो। रमेश धीरे धीरे उन फूलों की तरफ जाने लगा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे हवा अपनी रुख बदल रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अचानक से कोई तूफान उमड़ उठा हो। रमेश आगे बढ़ता जा रहा था। हवा और तेज हो रही थी। वो बगीचे में पहुंचने ही वाला था कि भाभी ने पीछे से पकड़ लिया और बोली, अरे इतनी रात में कहाँ जा रहे हो, घर चलो, यहाँ क्या कर रहे थे। रमेश का पूरा बदन तप रहा था। ऐसा लग रहा था यह कोई इंसान नहीं, आग की भट्टी है। रमेश ने कुछ ऐसा देख लिया था जिससे वो अचंभे में पड़ गया हो। वो एकदम से बेसुध हो गया था, ना तो कुछ बोल रहा था ना कुछ समझ रहा था। भाभी रमेश का यह हाल देखकर अगल बगल के कुछ लोगों को आवाज देकर बुलाती हैं और कुछ लोग डरते हुए उस बगीचे के पास मदद के लिए आते हैं और रमेश को घर ले आते हैं। भाभी को लग रहा था इनकी तबीयत बिगड़ गई है, इसी कारण ये सब हो रहा है। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को फोन किया और यहाँ बुला लिया। भाभी ने जैसे ही फोन रखा वैसे ही उन लोगों ने जिन्होंने रमेश को घर लाने में मदद की थी आपस में बात करने लगे। अरे भाई ये नए हैं यहाँ पर, इन्हें नहीं पता यहाँ के बारे में, अब इसकी मदद दवा नहीं दुआ ही कर सकती है। लगता है इस बार इस चुड़ैल ने इसे अपना शिकार बना लिया है। भाभी ये सारी बातें सुनकर समझ गई यहाँ कुछ तो हो रहा है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। भाभी ने तुरंत पूछा, भैया आप ये कैसी अशुभ बातें कर रहे हो, मेरे पति को कुछ नहीं होगा, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, वो रास्ते में ही हैं। उन लोगों में से एक आदमी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, भाभी जी आपको नहीं पता यहाँ तो उसका नाम लेना भी मना है, जो भी उसके बारे में बात करता है उसका अगला शिकार वही बन जाता है। भाभी ने कहा, शिकार बन जाता है, इसका क्या मतलब है, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं। तब उसी आदमी ने कहा, आज से कई साल पहले यहाँ एक वैश्या हुआ करती थी। वो जादू टोना करके लोगों को अपने जाल में फंसा लेती थी। पहले तो वो उनके साथ संभोग करती थी और फिर जब उसका मन भर जाता था तो वो उन लोगों की बलि दे देती थी। एक दिन एक आदमी उसके चंगुल से बचकर निकल गया और उसने आकर ये सारी बात आसपास के लोगों को बता दी। जब यहाँ के लोगों ने ये बात सुनी तो वो गुस्से में आ गए और फौरन ही उसे मारने का फैसला ले लिया। वहाँ के सारे लोग उस वैश्या के पास गए। उन्होंने देखा कि ये कोई टोटका कर रही है। सही मौका समझकर उन लोगों ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके शरीर को वहीं गाड़ दिया। गांव वालों को डर था कि उस वैश्य ने जरूर कोई ना कोई टोटका किया होगा, इसलिए
इसलिए उन लोगों ने पास के पीर बाबा से एक मंत्रों से भरा तुलसी का पौधा लिया और यहाँ लगा दिया। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर कुछ दिन बाद जहाँ उसे दफनाया था उसके आसपास बहुत सुंदर सुंदर फूल उग गए और वो जगह एक बगीचा बन गया। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि ये सब अचानक से कैसे हो गया, और धीरे धीरे वहाँ के फूल लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते और उन्हें गायब कर देते। धीरे धीरे लोग फूलों की तरफ खींचते गए और गायब होते गए। रात 8 बजे के बाद यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और तो और कई घरों के बाहर सामान दिखने लगा, और ऐसे ही वो लोगों को अपने जाल में फंसाकर अपनी तरफ बुलाने लगी। और तब से गांव वालों ने उस वैश्या और उससे जुड़ी किसी भी चीज के बारे में बात करना बंद कर दिया। आपके पति को भी उसने अपने जाल में कुछ इसी तरह से फंसा लिया। अगर आप चाहते हो कि आपके पति बच जाएं तो इन्हें फौरन ही पीर बाबा के पास ले जाओ, अब इन्हें वही ठीक कर सकते हैं। उन लोगों की बातों को सुनकर भाभी ने फौरन ही समझदारी दिखाई और उन लोगों के साथ रमेश को पीर बाबा के पास ले गए। बाबा रमेश को देखते ही समझ गए कि ये अब अपने होश में नहीं है। बाबा ने फौरन ही कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और गंगा जल लेकर रमेश पर छिड़क दिया। गंगा जल छिड़कते ही रमेश अचानक से होश में आ गया और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। बाबा ने कहा, अरे डरो नहीं, अब तुम ठीक हो, तुम उस चुड़ैल के चंगुल से बच गए हो, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। बाबा ने रमेश को एक ताबीज पहनाई और बोले ये तुम्हारी रक्षा करेगी। रमेश और भाभी ये सब के बाद एक भी दिन रुकना नहीं चाहते थे। वो अगले सुबह ही अपना सारा सामान लेकर वहां से निकल गए और वापस मेरे पास आ गए। जब मैंने पूछा इतनी जल्दी क्यों आ गए तो उन्होंने अपनी आप बीती मुझे सुनाई। ये सुनकर मैं दंग रह गया। कभी कभी हमें कुछ जगह के बारे में पता कर लेना चाहिए, तभी वहां जाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको दोनों कहानियां? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही कमेंट करके बताइए आपको कहानी कैसी लगी। तो मैं अब आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।